रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो उस समय 5:11 का समय हुआ है। रात के 10 बजे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो वीडियो है वो पब्लिक रात के 10 बजे होगी। आज की कहानी की बात करूँ तो हो सकता है कि इस कहानी के बारे में मैंने किसी वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत बात की थी और उस समय मुझे नहीं पता था कि ये कहानी आगे चलकर एक ऐसी मिस्ट्री निकलेगी। इस कहानी के अंदर आप लोग देखेंगे कि जब इस कहानी को लोग सुनते हैं तो ना कि पुलिस वाले बल्कि आस पड़ोस के लोग भी हैरान होते हैं। इस कहानी के अंदर आप लोग ये भी देखेंगे एक पिता एक बेटी के बारे में क्या सोचता है और एक बेटी एक पिता के बारे में क्या सोचती है। और इस कहानी के माध्यम से आप लोग ये भी देखेंगे कि ये कहानी समाज के लिए एक आईना है। इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा और इस कहानी के अंदर उलझे हुए जितने भी पहलू हैं उन सारे पहलुओं पर जब आप लोग नज़र डालेंगे तो आप लोग वाकई सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे। तो फिर चलते हैं सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करूं तो इस कहानी की शुरुआत एक वीडियो से होती है। एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता है और इस वीडियो में एक महिला दिखाई पड़ती है, एक बच्ची दिखाई पड़ती है और एक पुरुष दिखाई पड़ता है। दरअसल इस वीडियो के अंदर जो पुरुष है वो पिता है, जो महिला है वो एक माँ है और वो जो बच्ची है वो इन दोनों की बिटिया है। उस लड़की के हाथ बंधे हुए हैं और उसके बाद में वो जो पिता था उसको हाथ बांध कर और उससे ये कुछ कहता हुआ दिखाई पड़ रहा था कि बहुत हो गया और अब तुम्हें जाना होगा। और जो माँ होती है वो ये कहती है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, जाने दीजिए जाने दीजिए। लेकिन उस वीडियो के अंदर जो पिता था वो साफ साफ कहता हुआ सुनाई पड़ता है कि नहीं, घर में और भी बच्चे हैं, उनका भरण पोषण भी करना है, उनका पालन पोषण भी करना है और इसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पाएंगी, इसलिए इसको तो जाना ही होगा। और इतना कहते ही ये जो बाप होता है उस बिटिया को नहर के अंदर धक्का देता है और बाकायदा उसको बाय बाय भी बोलता है। अब जब इस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है तो लोगों के अंदर कौतूहल मचती है कि भाई ये वीडियो कहाँ का है, इस वीडियो में दिखने वाले लोग कौन हैं। इन सारी ही चीज़ों की जो कौतूहल होती है लोगों को मन को एकदम से विचलित सी कर जाती है। अच्छा, लोग जब इस कहानी के पीछे का राज जानने की कोशिश करते हैं तो ये बात पुलिस तक भी पहुंचती है, पुलिस भी कोशिश करती है। और जब पुलिस और लोग जब इस पूरी कहानी, इस पूरी वीडियो की पड़ताल जानने की कोशिश करते हैं तो एक कहानी पता चलती है। पहले मैं आप लोग को वो कहानी सुनाऊंगा और उसके बाद क्या कुछ होता है वो मैं आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। दरअसल जो कहानी निकल के आती है उस कहानी के हिसाब से इस पूरी घटना की शुरुआत होती है पंजाब से। अब पंजाब में जगह कौन सी है, मोहल्ला कौन सा है, ये मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक 17 साल की लड़की से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसे मामलों में मैं थोड़ा सेंसिटिव रहता हूँ। अच्छा, ये जो लड़की थी अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। पूरा ही परिवार खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। हालांकि परिवार में ज़्यादा पैसे, ज़्यादा नाम, ज़्यादा रुतबा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार के अंदर खुशियाँ भरपूर थीं, परिवार ठीक था। जो इस परिवार का मुखिया यानी पिता था वो मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। साथ के साथ अपनी जो बिटिया थी जो 17 साल की हो चुकी थी उसका भी ख्याल रखता था, पढ़ने लिखने का भी उसको मौका दिया करता था। लड़की भी अच्छे से पढ़ती, मोबाइल के लिए बोला तो मोबाइल भी दिला दिया। इस परिवार के लिए सारी चीज़ें एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। लेकिन इसी बीच में इस लड़की की ज़िंदगी में एक लड़के की एंट्री होती है। जब इस लड़के की एंट्री होती है इसकी ज़िंदगी के अंदर तो उसके बाद में इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है, प्यार धीरे धीरे शायद मुलाकातों में बदलता है, फ़ोन पे भी बातचीत होती है। अब जब इस तरीके की ये सारी चीज़ें इन दोनों के बीच में होने लगती हैं तो कहीं ना कहीं आस पड़ोस के दो एक लोगों को ये बातें पता चल जाती हैं। अब उन दो एक लोगों से ये बातें पूरे गांव के अंदर फैल जाती है और जैसे ही ये बातें पूरे गांव के अंदर फैलती हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इस लड़की के पिता तक ये बात पहुँचा देता है और कहता है कि तुम्हारी जो बिटिया है वो मुँह काला कर रही है। अब जैसे ही वो इंसान इस पिता से ये सारी बातें कहता है, पिता तो मानो ऐसे जैसे काटे खून में। अच्छा, गांव के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे ही जाकर मुंह फाड़ कर किसी भी इंसान से कह देते हैं कि तुम्हारी बेटी ऐसा ऐसा कर रही है, उसको रोको नहीं तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। अब बेचारा पिता जो है बेचारा परेशान होता है। परेशान होने के बाद में अपनी बिटिया के पास पहुंचता है, पूछता है कि बेटी ऐसी सी बात है क्या। बेटी कहती है नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो बाप होता है वो मान जाता है, बिटिया की बात उसको ठीक लगती है कि बिटिया सच बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग कह रहे हैं तो कहने दो। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ में जो लोग थे, पहले किसी एक ने कहा था, अब कुछ और लोग भी कहने लगते हैं। अब पिता और ज़्यादा परेशान होता है।
उसको समझ नहीं आता है कि वो करे क्या। इधर गांव के लोग लगातार बातें बना रहे हैं, बेटी से पूछ रहा हूँ तो वो मना कर रही है। इसलिए ये पिता फैसला करता है कि मैं खुद ही रेकी करूँगा, मैं खुद रेकी करूँगा, खुद चेकिंग करूँगा, और अगर मुझे चीज़ें मिलती हैं तो फिर उसके हिसाब से मैं आगे का काम करूँगा। कहते हैं कि ये जो पिता था ये रेकी करने लगता है। इधर गांव वाले लोग लगातार इससे बातें करते रहते हैं। आखिरकार इस पिता को ये चीज़ें मिल जाती है कि हाँ, उसकी जो लड़की है किसी के साथ प्रेम संबंधों में है। इसलिए जाता है, जाने के बाद में ये अपनी बिटिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्त लहजे में उससे बात करता है, उसको डांटता है, डपटता है, एक आध हाथ भी उसको लगा देता है। कहता है कि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से समाज के अंदर हमारी इज्जत ख़राब हो रही है। ना कि हमारी इज्जत ख़राब हो रही है, बल्कि पूरे ख़ानदान का जो नाम है ये मिट्टी में मिलता चला जा रहा है। अब जैसे ये बिटिया ये बात सुनती है, डर जाती है, पापा के एक तरीके से सामने रोने लगती है, बिलखने लगती है, कहती है कि पापा मुझसे गलती हो गई, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। अब बाप अपनी बेटी की इस बात को सुनता है तो फिर मान जाता है, कहता है चलो ठीक है, बाप का भी दिल बाप का होता है। लिहाजा उसके बाद में जो बाप था अपने कामकाज में लग जाता है। इधर ये जो लड़की थी इसके लिए कश्मकश ये थी कि इस लड़की का ये पहला प्यार था, और कहते हैं कि पहला प्यार इंसान से छुटाए नहीं जाता। उसके बाद में ये जो लड़की थी उससे ये चीज़ें कम होती नहीं हैं। उधर पिता लगातार लोगों की बातें सुनता रहता है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है कि उसके बाद में ये अपनी पत्नी को अपने साथ लेता है और एक फ़ैसला करता है। इतना ज़्यादा खौफनाक फ़ैसला था जिसके बारे में सोचने भर से इंसान की रूह कांप जाए। ये अपनी पत्नी को और अपनी उस बिटिया को अपने साथ लेता है, बाकी के बच्चों को घर पे छोड़ता है और उसके बाद एक नहर के किनारे पहुंच जाता है। और नहर के किनारे पहुंचने के बाद में पहले ये जो बाप था अपनी बेटी की उसकी ही चुनरी से दोनों हाथों को बांधता है। दोनों हाथों को बांधने के बाद में अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करता है। कैमरा ऑन करने के बाद में वीडियो को स्टार्ट करता है और सबसे पहला सवाल अपनी बिटिया से ये पूछता है कि बेटी, तुम्हें क्या कमी थी और तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया। बच्ची रोती है, कहती है कि पापा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जो माँ थी उस बच्ची की वो भी कहती है कि रहने दीजिए, जीने दो इसे मत मारो। लेकिन जो बाप होता है वो बार बार यही कहता है कि बेटी बता तुझे क्या कमी थी, मैंने तेरा ऐसा कौन सा ख्वाब था जो पूरा ना किया था, तू बता तुझे क्या कमी थी। माँ कहती है कि छोड़ दो इसको। बच्ची रोती है। बच्ची भी समझ चुकी थी कि उसका बाप उसको नहर के किनारे लेके आया हुआ है, उसके दोनों हाथ बांध रखे हैं और हो सकता है कि कुछ ही देर में उसका बाप उसे नहर के अंदर धक्का दे दे। इसलिए बच्ची ज़ारों कतार रो रही थी। ये जो बाप था ये आगे कहता है कि घर के अंदर और भी बच्चे हैं, उनकी भी परवरिश करनी है, और ऐसे ही अगर सब कुछ चलता रहा तो ठीक तरीके से उनकी भी परवरिश नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको जाना ही होगा। और इतना कहकर ये उस बच्ची को नहर के अंदर धक्का देता है। ना कि नहर के अंदर धक्का देता है बल्कि उसे बाकायदा बाय बाय भी करता है। और उसके बाद में मोबाइल बंद करने से पहले ही उस वीडियो के अंदर साफ दिखाई पड़ता है, कहता है कि चलो घर चलते हैं और कल जाने के बाद में इस वीडियो को वायरल कर देंगे। उसके बाद में ये दोनों पति पत्नी घर जाते हैं। घर जाने के बाद में इस वीडियो को वायरल करते हैं। पहले ये वीडियो गांव के अंदर वायरल होती है, उसके बाद में आस पड़ोस के इलाकों के अंदर वायरल होती है, और फिर उसके बाद में ये वीडियो पूरे देश के अंदर वायरल हो जाती है। हर किसी ने इस वीडियो को देखा, कुछ ने बाप को सही बताया, कुछ ने लड़की की साइड ली। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इसी बीच में ये वीडियो जो होता है ये पुलिस के पास पहुंच जाता है। अब वीडियो पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। सबसे पहले इस बाप और इस माँ को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस थाने लेके आती है, इस वीडियो के बारे में पूछताछ करती है। तो जो बाप था वो अपना इकबाल जुर्म करता है, कहता है कि हाँ मैंने अपनी बेटी को मार दिया, अगर मारता नहीं तो फिर क्या करता, क्योंकि उसकी वजह से हमारी इज्जत खराब हो रही थी, उसकी वजह से ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था। यानी कातिल पुलिस के सामने बैठा हुआ है, इकबाल जुर्म भी हो चुका है, वीडियो की सच्चाई पुलिस के सामने है, अब सारी चीज़ें पुलिस के सामने हैं। कहने को अब इस केस के अंदर कुछ बचा नहीं था। लेकिन फिर पुलिस के जहन में आता है कि अगर लड़की का कत्ल हुआ है तो डेड बॉडी तो मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर डेड बॉडी मिलेगी नहीं तो फिर कोर्ट के अंदर प्रूफ कैसे किया जाएगा कि मर्डर हुआ है। इसलिए पुलिस वाले अब उस नहर के पास पहुंचते हैं, गोताखोरों को बुलाते हैं और तलाश शुरू करते हैं डेड बॉडी कहाँ है। नहर के किनारे किनारे पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, पुलिस को डेड बॉडी का एक थोड़ा बहुत भी सुराग नहीं मिला था। लेकिन एक राहत की बात यह थी कि आगे नहर के अंदर जाल लगे हुए थे, बहकर अगर डेड बॉडी जाएगी तो जाल के अंदर फंसेगी। पुलिस वाले सोच रहे थे कि हो सकता है कि डेड बॉडी डूब गई हो और 1-2 दिन में ऊपर आ जाएगी तो उसके बाद निकाल लेंगे। लेकिन तकरीबन 8 दिन का लंबा समय गुजर जाता है और 8 दिन का समय गुजर जाने के बाद भी
पुलिस वालों को उस बच्ची की डेड बॉडी ही नहीं मिली थी। अब दोस्तों पुलिस वाले बड़ा परेशान थे कि अजीब तरीके का मर्डर है, डेड बॉडी को नहर के अंदर फेंका गया है, लेकिन ना डेड बॉडी मिल रही है, ना कोई सुराग मिल रहा है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि डेड बॉडी बहकर कहीं दूर निकल जाएगी, क्योंकि नहर के अंदर जाल भी लगा हुआ है। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ा जानवर उस डेड बॉडी को खा गया हो, क्योंकि इतनी बड़ी नहर नहीं है। अब तमाम तरीके के सवाल पुलिस के जहन में थे, लेकिन जवाब कोई भी नहीं था। अब पुलिस वाले ये सोच समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इस बाप को कोर्ट के अंदर दोषी करार कैसे दिलवाया जाएगा। 1 महीना गुजर जाता है, 2 महीने गुजर जाते हैं। अब 60 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। इधर बाप जो है वो गिरफ्तार था, 90 दिन के अंदर चार्जशीट जमा करनी होती है। अब अगर डेड बॉडी मिलेगी नहीं तो चार्जशीट बनेगी नहीं। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा है कि केस के अंदर होना क्या चाहिए। अब जैसे ही ये सारी ही उधेड़-बुन चल रही थी, इसी बीच में इस गांव के अंदर एक लड़की आती है। अब जैसे ही इस लड़की को पुलिस वाले देखते हैं, बाकी के लोग देखते हैं, सबके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल ये लड़की कोई और लड़की नहीं थी, बल्कि वही लड़की थी जिस लड़की का जिक्र उस वीडियो के अंदर था, बल्कि वही लड़की थी जिस केस को सुलझाने के लिए पुलिस वाले दिन और रात कड़ी मेहनत कर रहे थे। अब पुलिस वाले उसके बाद में इस लड़की को बैठाते हैं। बैठाने के बाद में इससे पूछते हैं कि बेटा क्या बात है और तुम कहाँ थी और ये वीडियो कैसा है, अगर इसमें सच्चाई है तो हमें बताओ। तो उसके बाद में ये जो लड़की होती है ये कहती है कि साहब मेरे जो घर वाले हैं उसमें जो मेरे पिता हैं जिनको तुमने अरेस्ट करके रखा हुआ है, दरअसल मेरे पिता पूरी तरीके से बेकसूर हैं और उनका कोई भी दोष नहीं है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि ये वही पिता है जिसने तुम्हें पानी के अंदर धक्का दिया था, ये वही पिता है जो वीडियो के अंदर कह रहा था कि तुम्हें मरना होगा। अब तुम कैसे कह रही हो कि ये जो पिता है ये पूरी तरीके से बेकसूर है। तो ये लड़की कहती है कि हाँ मेरी किसी के साथ में कोई दोस्ती थी, लेकिन मेरे पिता के साथ में मेरा कोई भी विवाद नहीं था। ये जो मेरी माँ है ये लगातार मेरे पिता को चढ़ाती थी कि तुम्हारी ये जो बेटी है अगर इसका ही ऐसा चालो चलन रहा तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी। ये मेरे पिता को बार बार चढ़ाती थी, उकसाती थी, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा भी करती थी और इसी के चढ़ावे में, इसी के बहकावे में आकर मेरा पिता मुझे नहर के अंदर ले जाकर धक्का देता है। मेरा पिता बेकसूर है, उसे छोड़ दीजिए। अब पुलिस वाले इस लड़की से ये पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम बची कैसे। तो उसके बाद में ये जो लड़की होती है वो कहती है कि जब मेरे पिता ने मुझे पानी के अंदर धक्का दे दिया और उसके बाद में मेरी माँ मेरे पिता वहाँ से चले आए, तो जब एक लड़की पानी के अंदर गिरती है तो जब जान पे बात आती है तो इंसान के अंदर दुगनी ताकत आ जाती है। अब किसी तरीके से ये लड़की अपने आप को बचाने की जब जद्दोजहद करती है तो इस लड़की की किस्मत अच्छी थी कि इसका जो हाथ होता है वो हाथ खुल जाता है, या फिर उस पिता ने उस हाथ को इतना ढीला जानबूझकर बांधा था। हाथ खुल जाता है, ये लड़की अपने आप को बचाती है। बचाने के बाद में किसी तरीके से अपने आप को बाहर निकालती है। बाहर निकलने के बाद में रात के 4 बज चुके थे जब तक। अब रात के 4 बजे निकलती है। निकलने के बाद में अब ये सोच रही थी कि कहाँ जाऊँ, तो उसी समय से एक महिला मिलती है। वो महिला इससे पूछती है कि बेटा क्यों परेशान हो। तो उसके बाद में ये जो लड़की होती है ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से उस महिला को बताती है। महिला इस लड़की से कहती है कि बेटा तुम्हें घर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बल्कि तुम कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ पर तुम्हारे रिश्तेदारों का बहुत कम कनेक्शन हो, वहाँ पर आना जाना ना हो, तुम्हारे रिश्तेदारों तुम्हारे फैमिली वालों को पता ना चले। अब जैसे ही ये बात कहती है लड़की की भी समझ में आता है। उसके बाद में वो उस महिला का मोबाइल फ़ोन लेती है, अपने एक दूर के रिश्तेदार को कॉल करती है। रिश्तेदार भी सीरियस था, इस बात की मामले की गंभीरता को समझता है। उसके बाद आता है और इस बच्ची को अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर ये वीडियो वायरल होती है, पुलिस वाले इसके माता पिता को अरेस्ट करते हैं और जब जाकर लड़की को ये पता चलता है कि उसके बाप को अरेस्ट किया गया है, तब लड़की अपने बाप को बचाने के लिए पुलिस थाने पहुंच जाती है। इस कहानी के अंदर आप लोगों ने देखा कि एक बाप का क्या रोल था उसकी बेटी के लिए और एक बेटी का क्या रोल हुआ उसके बाप के लिए, समाज का क्या रोल हुआ उस बच्ची को बचाने के लिए। वो महिला अगर उस लड़की को ये ना कहती कि तुम घर ना जाओ तो शायद ये लड़की बच नहीं पाती। आप देखें कि रिश्तेदारों का भी कितना अच्छा रोल है। वो रिश्तेदार जिसने 2 महीने तक इस लड़की को खिलाया पिलाया, हष्ट पुष्ट बनाया, और अगर ऐसे रिश्तेदार ना हो तो फिर तब भी मुश्किल हो सकती थी इस लड़की के लिए। तो इस कहानी के अंदर कई सारे ऐसे पहलू हैं जो समाज के लिए आईना है और ऐसे ही इंसान को अपना किरदार रखना भी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस कहानी को मैंने सोचा आप लोग को सुनाना चाहिए। क्राइम की कहानियाँ तो आप लोग रोज़ सुन ही रहे, लेकिन ये कहानी भी आप लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोटिवेशन देगी। मोटिवेशन इस प्रकार का कि कभी अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो तो इंसान को खुले दिल से उसकी मदद करनी चाहिए। और इस लड़की की मदद अगर समाज ने, रिश्तेदारों ने ना की होती तो शायद ये लड़की आज इस दुनिया में ना होती। बहरहाल आप लोग इस पूरी कहानी को जिस तरीके से देखते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा।
कल के दिन आप लोग के जो कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वो वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, कल के दिन हमारे चैनल पर जो आप लोगों ने कुछ बेहतरीन से कमेंट्स किए थे, इसमें दिनेश कुमार जी हैं, नागेश गौड़ जी हैं, जो अपने प्यारे से कमेंट्स करते हैं और ये लिखते हैं शो मी फ़ोटोज़। तो नागेश गौड़ जी, हर कहानी के अंदर फ़ोटोज़ नहीं मिल पाते, क्योंकि या तो ग्राउंड रिपोर्टिंग की जाए और हम जो कहानी सुनाते हैं वो न्यूज़पेपर में जितनी चीज़ें, जितनी ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, वो आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी क्राइम होते हैं जिसमें फ़ोटो दिखाने की अनुमति होती भी नहीं, क्योंकि कुछ नाबालिग भी होते हैं। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई, कैसे हैं आप? तो नसीर अहमद जी, वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? उसके बाद में गंगू ब्लॉग हैं और ये लिखते हैं मैं तो ऐसी ही घटना पर लड़की वालों की गलती मानता हूँ, क्योंकि उनको सब पता था, फिर भी लड़की की शादी किसी और से कर अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में उसका कत्ल करा दिया। इज्जत के चक्कर में दो घर परिवार का विनाश हो जाता है। और जयबन्ना जयपुर राजस्थान से सुनते हैं। शुक्रिया मेरे भाई, आपने अच्छी बात कही, मैं आपका बात का बहुत आदर करता हूँ, क्योंकि मैं भी कल यही कह रहा था कि पहले थोड़ा सा टाइम दीजिए। सोहनलाल सेतिया जी बोलते हैं नमस्कार सर जी। तो सोहनलाल सेतिया जी नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? सुनील त्यागी लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शहना बुलंदशहर से सुनते हैं। तो भैया नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभारी हूँ आपका कि आप हमेशा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई, कहानी बहुत अच्छी है, कल उस्मान भाई से सुनी थी। तो खान अकील जी वालेकुम सलाम। हाँ, अगर कोई क्राइम होता है तो अलग अलग रिपोर्टर हैं, अलग अलग तरीके से वो कवर करेंगे। शुक्रिया आपका, आपने बताया। नसीर अहमद लिखते हैं अफसोस वो कहते हैं ना कि कुत्ते को खीर नहीं पचती, वही वाली बात सही लगती है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, शुक्रिया आपका। उसके बाद में मोहम्मद जुरेस प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं नाइस वन डियर। तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई, शुक्रिया आपका। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है अशबाह लिखते हैं मलिक भाई, आजकल कोई न्यूज़ सुनकर ताज्जुब नहीं होता है, ज़माना ख़राब हो गया है, लोगों को अच्छे बुरे चीज़ की समझ नहीं रही। तो ज़माना वही है बहन, बस लोग ख़राब हो गए हैं। ये चौधरी लिखते हैं भाई, लोगों को सभी लोगों से गुजारिश है कि खुशनुमा है भाई, उसकी मेहनत दे दिया करो, सभी खुश रहो। तो शुक्रिया मेरे भाई, इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए आपका। धीरज सिंह लिखते हैं जय श्री राम मलिक भाई, भैया आपकी स्टोरी बोलने का अंदाज़ बहुत बढ़िया है। तो धीरज सिंह जी मेरे भाई, जिस तरीके से आप मुझे अपना प्यार देते हैं, मैं आपका जितना आभारी रहूँ उतना कम है, शुक्रिया आपका। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं घर वालों की गलती है जिसमें लड़की के ऊपर प्रेशर बनाया गया। तो फरजाना सिद्दीकी जी, आपने अपना मत रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, बहुत बढ़िया अंदाज़ है आपका। तो दिनेश कुमार जी नमस्कार भैया, शुक्रिया आपका। आगे जो कमेंट्स है ये पुनारंद ठाकुर हैं, लिखते हैं शाबिश भाई बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी, लोग प्यार में इतना अंधा हो जाते हैं समझ नहीं आता। PR ठाकुर भिलाई नगर से सुनते हैं कहानी। तो मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आप लोगों से एक राय पूछता हूँ कि आप लोगों को कहानी जो हम अपने स्टूडियो से सुनाते थे अंदर बैठकर वो पसंद आ रही है, या फिर यहाँ पर जो ऊपर बैठकर खुले वातावरण में सुना रहे हैं वो पसंद आ रही है? बैकग्राउंड कौन सा अच्छा लगता है वो बताइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।